उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रस्तावित 6 परीक्षाओं को अब राज्य लोक सेवा आयोग से कराने की तैयारी हो रही है। साथ ही भविष्य की परीक्षाओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग लेने पर भी विचार किया जा रहा है। और फिलहाल जोर इस बात पर है कि जिन परीक्षाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द करा लिए जाए। ये निर्णय लिया है कि हम एक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्रिमंडल में ला रहे हैं। जो भी आहर्ताएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती हैं उन्हीं आहर्ताओं को रखते हुए बरकरार रखते हुए समूह दो की जो भर्तियाँ हैं वो हम लोक सेवा आयोग या जो भी सक्षम संस्था है उस संस्था से करवाएंगे। उसके पीछे हेतु हमारा ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे जो परीक्षार्थी हैं भविष्य में जिनको भाग लेना है उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो और जो रोजगार पाने की तलाश में अपनी आशा लगाए हुए हैं उनकी आशा निराशा में न बदले। सभी युवाओं को देखिए सीधा सा संदेश है कि अभी हम सब भर्तियां करवा रहे हैं। तो देखिए वही विधानसभा भर्ती घोटाले के मामले में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की है। बताया ये भी जा रहा है कि विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल से दुष्यंत गौतम ने फीडबैक लिया है। प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए विधानसभा में बेहतर नियुक्तियां हुई थी। तो विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर फीडबैक दुष्यंत गौतम की तरफ से लिया गया है और सबसे ज्यादा सवाल प्रेमचंद अग्रवाल पर उठ रहे हैं क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान बेहतर भर्तियां हुई थी। और वहीं कानपुर देहात पुलिस ने एटीएम गैंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गाजियाबाद से लेकर कानपुर देहात तक ये गिरोह 7 सालों से लोगों को अपना शिकार बनाता था। इसके बाद पुलिस को इस गिरोह की लंबे समय से सक्रिय होने की जानकारी मिली थी और अब देखिए इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो ये लोग देख रहे हैं आप, तो ये एक गैंग चलाते थे, इनके कनेक्शन को भी अब खंगाला जा रहा है। गाजियाबाद से लेकर कानपुर तक में ये गैंग एक्टिव था। लखनऊ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन आयुषी, एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के होटल में अग्निकांड के बाद प्रतापगढ़ फायर ब्रिगेड भी कुंभकर्णी नींद से जागा है और शहर के तमाम होटल्स और अस्पतालों के साथ ही कोचिंग सेंटर्स, शॉपिंग मॉल में जाकर फायर ब्रिगेड की टीमें जो हैं, फायर सर्विस की जो टीमें हैं वो लगातार चेकिंग कर रही हैं। सिस्टम की जानकारी जुटाई जा रही है क्योंकि लखनऊ जैसी घटना प्रतापगढ़ के गोयल रेजिडेंसी होटल में भी हो चुकी है, जिसको ध्यान में रखकर पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने होटलों, मॉल और अस्पतालों में जाकर फायर सिस्टम की जांच की, जिसमें ज्यादातर होटल, अस्पताल और मॉल सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। खामियां मिलने के बाद दमकल विभाग ने 14 होटलों, 15 अस्पतालों और एक मॉल को नोटिस जारी कर दिया। देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में फायर सर्विस और उनकी टीम द्वारा 5 होटल, 1 मॉल और 14 अस्पतालों की चेकिंग की गई है और वहाँ यह चेक किया गया कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स सही काम कर रहे हैं कि नहीं और मानक के अनुरूप लगे हैं कि नहीं। अभी तक की चेकिंग में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कहीं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मानक के अनुरूप नहीं है, कहीं क्रियाशील नहीं है। जांच के दौरान ऐसे भी कई होटल मिले जहां आग लगने पर उसे बुझाने के साधन नहीं थे। अब पुलिस और दमकल विभाग ऐसे होटलों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। प्रतापगढ़ से एबीपी गंगा के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रपुर से खबर है। यहाँ किच्चा में रात भर आईटी की छापेमारी चल रही है। विजय यादव की फोर्ड फैक्ट्री आवास पर भी छापा मारा है। कई घंटे तक इनकम टैक्स की छापेमारी चली है। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के भाई बताए जा रहे हैं विजय यादव, जिनकी फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि देर रात तक ये कार्रवाई चली है और कई अवैध जो दस्तावेज हैं वो भी मिलने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं राजेंद्र यादव, इनके भाई बताए जा रहे हैं विजय यादव, जिनकी फैक्ट्री और आवास पर कल इनकम टैक्स से छापा मारा है। आपको बता दें कई घंटे तक सुबह से ही यह छापेमार कार्रवाई चली और देर रात तक ये कार्रवाई चली और कल पूरे देश भर में इनकम टैक्स की रेड देखने को मिली और उत्तराखंड में भी हलचल फिलहाल उसकी देखने को मिली है।
और चलिए विकास फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए कल कई घंटों तक ये छापेमार कार्रवाई चली, क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या जो आईटी की टीम है, क्या कुछ उन्हें मिला है इस पूरी जांच में? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो इनकम टैक्स की जो छापेमारी कार्रवाई थी, इसमें जो है राजेंद्र यादव के भाई के घर से, विजय यादव जो हैं उनके घर से इनकम टैक्स को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा कई सोने और चांदी के साथ ही कैश भी मिलने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन काफी कुछ मिलने की संभावना है। इसके चलते उनके द्वारा पूरी रात ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जी। और जो इनकम टैक्स की टीम थी उसके द्वारा रात भर इस कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही जो कर्मचारी थे उनके रहने की व्यवस्था की गई थी और जो एक्सपर्ट की टीम थी वो वहां पहुंची थी। इसके अलावा हल्द्वानी से ज्वेलर्स की टीम को बुलाया गया था। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जो ज्वेलरी है उसको तौला था। पहले आपको बताना चाहूंगा, छोटा तराजू मंगाया गया था ज्वेलरी तोलने के लिए और सामान तोलने के लिए। उसके बाद में बड़े तराजू को अंदर ले जाया गया था और एक्सपर्ट की जो टीम थी वो भी पहुंची थी। उनके द्वारा कई उपकरण ऐसे थे जो लेके अंदर जो बैग था उसमें अंदर ले जाए गए थे। उसके बाद में अंदर चीजों की जांच की गई थी। इसके अलावा कई पेपर्स थे और जो बैंक अकाउंट के या फिर रजिस्ट्री के कागज कहें तो कई ऐसे चीज दस्तावेज थे जिनकी जांच उनके द्वारा की गई थी। ऐसे ही जो उनकी फूड मिल है उसमें भी जांच की गई थी और फिलहाल इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई थी इच्छा में, जिसके द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और रात भर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। नवाबगंज इलाके में युवक को मारी गोली। लल्लू यादव नाम के युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। रंजिश को लेकर जानलेवा हमले की आशंका है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां रंजिश को लेकर जानलेवा हमले की संभावना जाहिर की जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और युवक को बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला उस पर किया। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। रंजिश को लेकर ये जानलेवा हमला बताया जा रहा है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लल्लू यादव नाम के युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। रंजिश को लेकर जानलेवा हमले की संभावना जताई जा रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कानपुर के प्रसिद्ध आनंदेश्वर महाराज मंदिर में सामने आई है पुलिस की चूक। कार सवार मंदिर परिसर के अंदर तक कार लेकर दाखिल हो गया। मौके से चौकी प्रभारी और पुलिस कर्मी दिखे नदारद। भीड़ ने कार सवार को जमकर पीटा है। त्रिशूल के स्थान तक कार लेकर घुसा था चालक और देखिए उसके बाद किस तरीके से लोग उस पर टूटे। उसके मुंह पर कालिक भी पोत दी गई। कार सवार मंदिर परिसर के अंदर तक दाखिल हो चुका और दाखिल होने के बाद उसकी हालत क्या की गई वो भी आप देख सकते हैं। भीड़ ने कार सवार को जमकर पीटा है। हालांकि इस पूरे मामले में लापरवाही भी सामने आ रही है। कार सवार मंदिर परिसर में दाखिल हुआ लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं था। मौके से चौकी प्रभारी और पुलिसकर्मी नदारद दिखाई दिए। तो सुरक्षा के इंतजाम है वो खोखले साबित यहां पर हुए। तो कानपुर का प्रसिद्ध मंदिर है आनंदेश्वर मंदिर, जहां पर पुलिस की बड़ी चूक नजर आई। आपको बता दें कि मंदिर के अंदर तक ये युवक कार लेकर पहुंच गया। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। यहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर अवैध निर्माण का ये मामला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर दिया है और कुर्क जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले आधा दर्जन से अधिक लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है। पीटीए ने अवैध निर्माण करने वालों से जमीन के कागजात मांगे हैं। स्वीकृत नक्शे को भी पेश करने को कहा गया है और पीटीए अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जोनल अधिकारी को मामले में जांच सौंपी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अनुद्दीनपुर में पिछले साल अतीक अहमद की 12 बीघे की जमीन को कुर्क किया गया था और कुर्क जमीन पर अवैध रूप से आधे दर्जन मकान बनने के बाद करेली पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। आपको बता दें आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें नोटिस भेजा गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर से जुड़ी?
देखिए, प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के एनुद्दीनपुर गांव का मामला है। यहाँ पर बाहुबली अतीक अहमद की प्रॉपर्टी थी, जिसे जिला प्रशासन ने पिछले साल कुर्क कर लिया था। वहां पर अपना एक बोर्ड भी लगा दिया था। उस बोर्ड को कुछ लोगों ने हटा दिया और आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जिस जगह जो जमीन कुर्क की गई थी, वहीं पर 6 लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। छोटे छोटे जो है वो मकान बना लिए गए हैं। तो पुलिस ने पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। करेली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उस पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है। जिस जगह 6 मकान बने हुए हैं, उन सभी मकान के जो मालिक हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। उनसे जमीन के कागजात पेश करने को कहा गया है, नक्शा दाखिल करने को कहा गया है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने को कहा गया है। अगर वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाते हैं तो वो सारे मकान न सिर्फ रद्द किए जाएंगे, बल्कि जिन लोगों ने मकान बनाए हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और दूसरी कार्रवाई भी की जाएगी। जी चलिए, धन्यवाद मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी के लिए। अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर अवैध निर्माण में एक्शन ये हुआ है। पुलिस की टीमें वहां पर मौके पर पहुंची और इस निर्माण को गिराने की अब कार्रवाई शुरू हो गई। गोरखपुर से आपको बड़ी जानकारी दे दें, 6 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई है। टॉफी देने के बहाने बच्ची को ले जाने की कोशिश की गई और बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। टॉफी देने के बहाने बच्ची को ले जाने की कोशिश की गई और बच्ची के परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर आरोपियों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया गया। 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई। नीरज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या ये मामला है? क्या जो ये लोग बच्ची का अपहरण करना चाहते थे वो उसे पहले से जानते थे? कोई आपसी रंजिश थी? क्या ये पूरा मामला समझ आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें, शहर का दक्षिणी जो ग्रामीण इलाका है बेलीपार, वहाँ की घटना है। और 6 वर्षीय बच्ची जब स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी तो 3 लोगों में, जिसमें एक महिला भी शामिल है, इन लोगों ने बच्ची को टॉफी देकर इसे अपने साथ बहला फुसलाकर इसके अपहरण का प्रयास किया। लेकिन बच्ची उस समय, बच्ची को भी कुछ अंदेशा हुआ तो और उसके बाद बच्ची रोने लगी और बच्ची के परिजन भी आ गए और ग्रामीणों ने मिलकर उन तीनों को जो है पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया है। और पुलिस अब इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि ये तीनों ही कूड़ा बीनने वाले हैं। और जैसा कि प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के बच्चों के अपहरण की घटनाओं की सूचना आ रही है, तो पुलिस पूरी तरह से सतर्क भी है और सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से। यहां घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। रंजिश के चलते मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इधर गंभीर रूप से घायल युवती को बदायूं रेफर किया गया है। ये बड़ी जानकारी शाहजहांपुर से मिल रही है। यहां दबंगों ने घर में घुसकर लोगों से मारपीट की है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये मारपीट की गई है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जिन्होंने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और गंभीर घायल एक युवती को बदायूं रेफर किया है। बात हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भी कर लेते हैं, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा इस बार हरिद्वार पंचायत चुनाव में मुख्य रूप से मैदान में है। माना यह जा रहा है कि तीनों पार्टियों में त्रिकोणीय मुकाबला है। हरिद्वार पंचायत चुनाव जहां भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं कांग्रेस भी यहां जीत हासिल करना चाहती है। दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के लिए ये पहली परीक्षा होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में 44 जिला पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायत के लिए 26 सितंबर को चुनाव होने वाला है और 28 सितंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं माना जा रहा है। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तीनों ही पार्टियों ने ताकत झोंक ली है। और चलिए, पंकज राणा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, कहीं ना कहीं मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो गया है। नामांकन का भी आज आखिरी दिन है। क्या तैयारी है फिलहाल तीनों पार्टियों की तरफ से और किस तरीके की हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है?
जय, देखिए हरिद्वार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो तीनों ही पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा है वो भाजपा की दांव पर लगी हुई है, क्योंकि भाजपा की उत्तराखंड में सरकार है और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोशिश की जा रही है भाजपा की ओर से कि हरिद्वार का जो पंचायत चुनाव है उन्हें हर हाल में जीतना होगा और अपना वोट बनाना होगा। अध्यक्ष का चुनाव होगा तो तब देखना होगा कि कौन पार्टी अपना इसमें अध्यक्ष चुन पाती है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन तमाम जो अधिकृत प्रत्याशी है भाजपा, कांग्रेस और बसपा के, वो लगातार नामांकन पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने जी तोड़ मेहनत करने की कोशिश की है और उसमें साथ साथ ही दल बदल का दौर भी जारी है। जिस तरह से कल बसपा के कई नेता भाजपा में शामिल हुए थे और उससे पहले कांग्रेस में कुछ भाजपा के नेता शामिल हुए, तो इस तरह का दल बदल का दौर जारी है ताकि पूरी तरह से पंचायत चुनावों में अपना परचम लहराया जा सके, तो ये कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन चुनावों में अगर पूरा गणित तीनों पार्टी का देखा जाए तो बसपा 2 विधायक वहाँ से जीत पाई थी। उससे पहले जो 2017 के चुनाव हुए तो बसपा 1 भी विधायक वहाँ नहीं जीत पाई थी और कांग्रेस का प्रदर्शन यह सबसे अच्छा रहा है। हरिद्वार पंचायत लोग उसमें जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 5 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी और 3 सीटों पर ही यहाँ भाजपा को अपना पूरा तरह से देखते पाना पड़ा था। 3 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी। तो ये चीज़ें तो इशारा कर रही हैं कि भाजपा को यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पंचायत चुनाव क्योंकि गाँव की सरकार चुनने के लिए होता है और ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पर हरिद्वार में है। उस हिसाब से देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र, उनके मन में क्या है, सरकार के प्रति किस तरह से काम हुआ है, तमाम चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। इसलिए भाजपा जी तोड़ मेहनत कर रही है और उसके साथ साथ ही क्योंकि दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्ष नए बने हैं, उनकी भी ये पहली परीक्षा चुनाव के रूप में देखी जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि भाजपा अपने स्तर से वहाँ जी तोड़ मेहनत में जुटी हुई है। भाजपा के सांसद वहाँ पर हैं और उसके साथ साथ ही भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा की सरकार भी है, तो उन्हें हर हाल में चुनाव जीतना होगा। और कांग्रेस दूसरी तरफ सवाल है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए भी नाक का सवाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता पंकज। हालांकि देखना होगा कि चुनावी नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें तो यूके SSC पेपर लीक में 35वीं गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी सादिक मूसा, योगेश्वर राव अब भी फरार चल रहे हैं। 46 दिन बीत गए हैं लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली है। सादिक मूसा पर 2 लाख और योगेश्वर पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो यूके SSC में फिलहाल जांच लगातार STF की तरफ से जारी है, लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जो मास्टरमाइंड है, वो अभी तक फरार चल रहे हैं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वेबसाइट होगी लॉन्च। रंजना देसाई लॉन्च करेंगी पोर्टल और वेबसाइट। मामले में गठित समिति की अध्यक्ष हैं रंजना देसाई और राजभवन में दोपहर 1:30 बजे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। आपको बताएं कि पोर्टल पर लोगों से राय ली जाएगी, उनकी राय क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लोगों की राय से कमेटी फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी और आज कॉमन सिविल कोड को लेकर सीएम धामी भी बैठक करने वाले हैं। आपको बताएं कि पोर्टल लॉन्चिंग को लेकर गठित समिति के साथ वो बैठक करने वाले हैं। राजभवन में दोपहर 1:30 बजे का कार्यक्रम होगा, जहां पर वेब पोर्टल लॉन्च करेंगी रंजना देसाई, जो कि समिति की अध्यक्ष हैं। पोर्टल पर लोगों की राय ली जाएगी और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो मामले में गठित समिति के अध्यक्ष हैं रंजना देसाई और आज 1:30 बजे वेबसाइट लॉन्च होगी, जिसमें लोगों की राय ली जाएगी और उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक बैठक की जाएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज सीएम धामी की तरफ से बैठक की जाएगी और पोर्टल लॉन्चिंग को लेकर गठित समिति के साथ ये बैठक सीएम करेंगे। तमाम जो चर्चा है को लेकर आज की जाएगी सीएम धामी की तरफ से, लेकिन 1:30 बजे जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वो लॉन्च किया जाएगा। लोगों से राय इसमें मांगी गई है और उसी के साथ फाइनल जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्योंकि 1:30 बजे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, पोर्टल लॉन्च होने वाली है, क्या अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जितने भी तमाम मेंबर्स हैं आज देहरादून पहुंचेंगे और राजभवन में एक कार्यक्रम है और एक इसी को लेकर पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें तमाम जितने भी पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं रंजना प्रकाश देसाई, उनके ये पूरी इस कमेटी के ये अध्यक्ष हैं, इनकी अगुवाई में ही ये पूरा कमेटी काम कर रही है। और इसमें इस वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद में तमाम स्टेक होल्डर्स की राय इस पर होगी, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या तमाम जितने भी
हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग हैं इसमें। सिविल कोड को लेकर अपनी राय रखेंगे। राय मशवरे के बाद ही इस तरह से उत्तराखंड में इसको लागू करेगा और इसका पूरा अध्ययन किया जाएगा। तो वो अध्ययन से ठीक पहले आज इस वेबसाइट की लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग में विनोद, सीएम की एक बैठक भी होने वाली है, सीएम की बैठक भी होने वाली है, उसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए तमाम बैठकें दिल्ली में होती रही हैं। अब तक करीब 3 से 4 बैठकें रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में दिल्ली में हो चुकी है। ये पहली बैठक अब उत्तराखंड यानी देहरादून में होने जा रही है और इसी क्रम में आज 1:30 बजे पोर्टल की लॉन्चिंग है और सचिवालय में 4:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये तमाम टीम जो मेंबर्स हैं कमेटी के वो बैठक करेंगे। बैठक में तमाम अध्ययन और किस तरीके की आगे की स्थिति ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में रहेगी, कैसे इनके स्टेक होल्डर्स की राय होगी, क्या क्या किस तरह से तमाम जितने भी हर वर्ग के या समुदाय के लोग हैं, चाहे राजनीतिक हो या फिर धार्मिक हो या तमाम सभी वर्ग के लोगों की राय को लेकर आज एक बार फिर 4 बजे भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी के लिए अपडेट के। अमरोहा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा में गोलगप्पे खाने से 27 लोगों की हालत बिगड़ी। हालत बिगड़ने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 27 लोगों की हालत बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है और गांव में गोलगप्पे बेचने आया था शख्स, इसी से सभी ने गोलगप्पे खाए थे। अमरोहा के गांव अदलपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर 27 लोगों की हालत बिगड़ गई है और फूड पॉइजनिंग इनको हो सकती है। हालांकि अभी सभी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, सभी का इलाज हो रहा है। अमरोहा के गांव अदलपुर का ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। अमरोहा में गोलगप्पे खाने की वजह से 27 लोगों की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि गोलगप्पे वाला गांव पहुंचा था और उसके बाद उसी गोलगप्पे वाले से सभी इन लोगों ने गोलगप्पे खाए थे। 27 लोग जिनकी हालत बिगड़ी है। देखिए, ग्रेटर नोएडा जेवर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 25,000 का इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली भी लगी है। जानकारी मिल रही है, जेवर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया है। 6 दिन पहले हिस्ट्री शीटर नागेश को बदमाश ने गोली मारी थी। तो ये बड़ी जानकारी, ग्रेटर नोएडा जेवर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है और बदमाश हत्या का आरोपी बताया जा रहा है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। 25,000 का ये इनामी बदमाश बताया जा रहा है और तमंचे के साथ बदमाश को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 दिन पहले हिस्ट्री शीटर नागेश को बदमाश ने गोली मारी थी, जिसके बाद कल देर रात पुलिस के साथ इस बदमाश की मुठभेड़ हुई और इसे गोली भी लगी है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई है। एक ही गांव के ये दोनों युवक रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बुलंदशहर का ये मामला बताया जा रहा है, एक अज्ञात वाहन ने इन दोनों युवकों को रौंद दिया, जिसके कारण इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक ही गाँव के ये दोनों युवक रहने वाले बताए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।